आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्या का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास 1 में देखा था उसका ही कॉन्सेप्ट पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे आगे से शुरू करेंगे। और जिनने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी से अगर सब्सक्राइब करें। और जो कल वाली क्लास थी उसके जो PDF फॉर्म में थी वो हमने अपलोड कर दी है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज़रूर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आरपी स्टडी वाईटी और वही नाम टेलीग्राम चैनल का नाम भी आरपी स्टडी वाईटी है। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी वाईटी, यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी वाईटी। टीचर नेम माय नेम इज राकेश चौधरी है और सब्जेक्ट हम मैथ पढ़ा रहे हैं। और जो भी बच्चा संविधान में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल पर ही संविधान के 7 अनुच्छेद कवर कर रखे हैं और 395 तक अनुच्छेद सारे के सारे हम कवर करेंगे। तो सुबह 8 बजे होता है लाइव, वहां पर आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। हमने कल क्या क्या देखा था वो भी आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस पार्ट में पहले बताया था क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने वास्तविक संख्या क्या है जो कल पढ़ा था, आज यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे। और यहाँ ये प्रमेयिका लिखा है, ये गलत है, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा होगा प्रमेयिका, ठीक है। SCF और LCM भी आज पढ़ेंगे। और मतलब टाइम 1 घंटे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर छोड़ देंगे, और टाइम रहा तो फिर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय भी पढ़ेंगे। और कल पढ़ा था वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल एक पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक होती है उन्हें प्राकृत कहते हैं, और 0 से लेकर अनंत तक होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक उसे कहते हैं जो अनंत से शुरू होकर -2 इधर से, मतलब जो -1 -2 इधर से अनंत तक जाती है, और फिर इसमें 0 भी आता है, और फिर 1 2 3 और फिर ये भी अनंत तक जाती है। और फिर आगे हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने ये पढ़ा था कि वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q बराबर 0 न हो, और P और Q दोनों ही पूर्णांक है और जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये भी आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर भी इसे याद कर सकते हो कि जिसके बट्टे में 0 होगा तो फिर वो भेनी ख़त्म हो जाएगी, तो ख़त्म भेन का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, फिर सभी बाकी सब हो सकता है। आगे दूसरी पढ़ा था हमने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें अपरिमेय कहते हैं। और यही है उसका सेम टू सेम उल्टा, परिमेय का उल्टा अपरिमेय। अब आगे हमने क्या पढ़ा था कि रूट की कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81 और √100 ये संख्याएं परिमेय हैं और शेष अपरिमेय है। और परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय से जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय मिलेगा, परिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो अपरिमेय मिलेगा, और परिमेय से अपरिमेय को गुणा करेंगे तो भी अपरिमेय मिलेगा, और परिमेय से अपरिमेय को भाग देंगे तो भी अपरिमेय ही मिलेगा। ये भी आई थिंक आपने कल की क्लास में आराम से समझ लिया होगा। और इससे भी आगे हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हमने इतनी तो बेसिक पढ़ा था। अब वास्तविक संख्या क्या थी? वास्तविक संख्या वे थी जिन्हें परिमेय और अपरिमेय को एक साथ ले सकते हैं। अभी जो बच्चे जिनको ये सब आ रहा है वो थोड़ा रिवाइज कर ले, आप कभी नहीं भूलोगे। और जिनको नहीं आ रहा है, जिन्होंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, तो वो पिछली क्लास जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने विस्तार से समझाया है। यहाँ पर इतना विस्तार से नहीं समझाएंगे जितना हमने पिछली क्लास में समझाया था। और फिर हमने पढ़ा था कि सम विषम क्या है। तो सम संख्या वे है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं। सम संख्या वे है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, मतलब कि 2 4 6 8 10 12 16 17 17 नहीं 18 20 ये संख्या है जो 2 से उनके अंदर पूरा का पूरा भाग जाए, वे होती है सम संख्याएं। फिर सम संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो सम संख्या निकालने का सूत्र था 2n मतलब कि n तो कोई संख्या है, फिर कोई भी संख्या को, कोई भी जैसे नंबर है उस नंबर को 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सम संख्या मिल जाएगी। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होती है और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती है। और ये कौन कौन सी संख्या होती है? 1 3 5 7 जैसे
जो भी है वो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या निकालने का हमने सूत्र भी पढ़ा था, क्या सूत्र था, 2n+1। ठीक है, कोई भी संख्या n है, n को 2 से गुना करो और प्लस में 1 जोड़ो, आपको विषम संख्या मिल जाएगी। उससे आगे हमने क्या पढ़ा था कि भाज्य संख्या, वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2, 4 और 8 भी 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है, जिनके गुणनखंड तो आप जानते होंगे, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 नहीं 2 से ज़्यादा। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो स्वयं खुद, और यहाँ स्वर लिखा है, यहाँ खुद होगा, स्वयं और एक होना चाहिए, और उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2, 3, 5 ये सब, और इसमें 2 फैक्टर थे, 2 मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें भी थी। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि पहली तो कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, क्योंकि एक का गुणनखंड 1 ही होगा, फिर वो स्वयं भाई भाज्य क्या कहता है कि आपके गुणनखंड 2 से अधिक होने चाहिए, और अभाज्य कहता है कि मेरे 2 होने चाहिए। अब इसका तो 1 ही है, इसलिए इसको ना ही अभाज्य में रखा और ना ही भाज्य में रखा। फिर आगे है एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। आपके एग्जाम में प्रश्न सीधा आ सकता है, अर्धवार्षिक में आया था कि कोई एक ऐसी संख्या बताओ, एकमात्र ऐसी संख्या बताओ जो सम अभाज्य है, तो उसका राइट आंसर 2 ही होगा, क्योंकि सम में भी 2 है और अभाज्य में भी 2 है। और अब आगे से शुरू करेंगे। आपने जो पढ़ा था पिछली क्लास में वो सब आपने वन शॉट में रिवीजन कर लिया, एक बार याद कर लिया है। अब आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, यूक्लिड में ई की मात्रा थोड़ी छोटी है, तो यूक्लिड, अब हम देखो कहीं कहीं लिखा आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और कहीं कहीं लिखा आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले इन दोनों में अंतर समझते हैं, ये दोनों है क्या, पहले अंतर से पहले इनकी परिभाषाएं समझते हैं। तो परिभाषाएं क्या हैं इनकी, तो परिभाषा ये है कि प्रमेयिका उसे कहते हैं कि एक सिद्ध कथन होता है, जैसे हमें सिद्ध नहीं करना पता, वो एक सिद्ध कथन होता है जिससे दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है, उसे प्रमेयिका कहते हैं। भाई वो खुद तो सिद्ध है, जिससे कोई दूसरा कथन है उसको सिद्ध किया जाता है उसके माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रमेयिका। फिर एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है कि एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने का चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कोई भी अपने को गणित में मतलब समस्या मिल गई है, उस समय जैसे प्रश्न ही समझो समस्या का अर्थ, तो उस समस्या को हल करने के लिए हम चरणबद्ध एकदम नियमानुसार चरणबद्ध तरीके से उसको प्रक्रिया से उसको हल करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, हमें क्या पढ़ना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इनका दोनों का अंतर समझ गए हो कि एक तो सिद्ध कथन होता है, उसे सिद्ध कथन को क्या कहते हैं, सिद्ध कथन को प्रमेयिका कहते हैं, और एक चरणबद्ध तरीके से किसी समस्या को हल करना क्या कहलाता है, वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया तो कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि प्रमेयिका क्या है और एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, हम अब आगे देखेंगे हमारा मेन टॉपिक क्या था कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो वह प्रमेयिका क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक QR है। ठीक है, पहली शर्त क्या है कि a और b दोनों पूर्णांक है, कैसे है, वो धनात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, माइनस की संख्या इसमें नहीं चलेगी, इसमें क्या चलेगी, प्लस की संख्या। तो एक प्लस ए बी प्लस का है और बी बी प्लस का। अब ये मत समझना कि ए बी कोई नंबर है, जीरो से लेकर, जीरो का कोई मान नहीं, 1 से लेकर अनंत तक प्लस की संख्या होनी चाहिए, वो क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। तो वो 2 धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, ये 2 धनात्मक पूर्णांक, ये चर पद है, इसकी जगह अचर पद आएंगे आपके प्रश्न में। तो ठीक है, तो कोई बच्चा चर और अचर में कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्णमाला होती है अंग्रेजी की, जिसके जो भी वर्ड है उसको कहते हैं चर। ठीक है, और जो गिनती के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं अचर। ठीक है, ये आई थिंक आपका कन्फ्यूजन ठीक हो गया होगा, जिनको पता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अब ये क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r होते हैं। ठीक है, उनके लिए अद्वितीय पूर्णांक होते हैं q और r। अब उसके लिए कुछ प्रमेयिका क्या है, तो प्रमेयिका का सूत्र ये है कि a बराबर BQ + R। ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में या एल्गोरिथम में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि a बराबर
बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको कभी मत भूलना, इस पार्ट को याद रखना है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको आपको नहीं याद हो रहा होगा तो मैं आपको एक तरीके से याद करवाऊंगा। और पीछे आगे है कि 0 से आर बड़ा होगा या बराबर होगा और आर से बी बड़ा होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसका कहाँ उपयोग होगा कि कुछ प्रश्न आ जाएंगे कि वो आपके जैसे 1.1 प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न है, उस तरीके के प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे, वहाँ पर इसका उपयोग होगा कि 0 से जहाँ 0 से आर बड़ा होगा या बराबर होगा, फिर आर से बी बड़ा होगा या बराबर होगा। आप सोच रहे हो कि ये दोनों संख्या प्लस की क्यों है, माइनस की क्यों नहीं है? तो माइनस की इसलिए नहीं है क्योंकि जो ए और बी है वे दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक को जो आगे मिलेगा वो भी धनात्मक ही मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। मतलब जो हमने पढ़ा सूत्र अभी पढ़ा पीछे कि ए बराबर बी क्यू आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये तो देखने में लगता है इसका कोई अर्थ भी तो होगा। तो b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है भाजक, और q बराबर क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। ये यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ b बराबर भाजक, q बराबर भागफल, r बराबर शेषफल। ठीक है, यह याद रखना। और इसको अब हम हिंदी में पढ़ते हैं, वो मैथ की भाषा में पढ़ा था, अभी इसको जो हिंदी में इनके अर्थ हैं उनके माध्यम से इस सूत्र को समझते हैं। तो इसमें होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये किसी के लिए तो बहुत आसान होगा जिसने पढ़ा है उसके लिए। अब मेरे कोई बच्चे सब तो एक जैसे होते नहीं हैं, तो उनको मैं समझा दूं कि भाजक भागफल क्या होता है। तो आप छोटी क्लासों में भाग दिए होंगे, ये वाला भाग। तो यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 9 ले ले, 9 नहीं 7, हाँ 7 ले लेते हैं। अब इसमें हमें भाग देना है 2 से, तो 7 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। क्या रह जाएगा, 6, पीछे शेष 1। तो यहाँ आप समझिए ये 7 क्या है, ये 7 है भाज्य, जिसके अंदर भाग जा रहा है तो ये 7 है भाज्य, और जिसके द्वारा भाग दिया जा रहा है वो है भाजक, यानी कि 2 भाजक है। और भागफल क्या है, हमें जो भाग देने पे प्राप्त किया हुआ वो हुआ 3 और शेषफल 1। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जो भाग देता है उसको भाजक कहते हैं, और जो भाज्य के अंदर भाग देने से जो हमें मिलता है उसे भागफल कहते हैं, और भागफल से जो शेष बचता है उसे शेषफल कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपने छोटी क्लासों में ज़रूर देखा होगा और अब भी आपको समझ आ गया होगा। और आर से बी बड़ा होगा, ठीक है, जो आर है आर से बी बड़ा होगा, ये शर्त है इसके अंदर। और ये आप दिमाग लगाकर भी सोचो कि आर बराबर क्या है, आर बराबर शेषफल है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर भाजक है। तो फिर भाजक से तो बड़ा ही होगा ना शेषफल, छोटा होगा तो फिर उसका अंदर भाग चला जाएगा। और आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब कि आर कभी भी माइनस में नहीं होगा, आर का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा, आर हमेशा प्लस में होगा या फिर उसका मान 0 होगा। ठीक है, अभी जाकर आप अपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट आए, हमारा क्लास ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो अब भी लाइक कर दीजिए। और अब चलिए आगे चलते हैं, ये आपको समझ आएगा इसमें क्या है कि बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। अब ये भाजक भाज्य भागफल शेषफल होता क्या है, ये मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया कि जिसके अंदर भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिसके द्वारा भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, और भाज्य के अंदर भाजक का भाग देने से हमें मिलता है उसको कहते हैं भागफल, और जो भागफल के अंदर शेष बचता है उसको कहते हैं शेषफल। आपने बहुत पढ़ा होगा, बचपन से यही तो पढ़ते आ रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न देखते हैं, और एक आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था, राजस्थान बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और
राजस्थान में भी बाड़मेर ज़िले में आपके आया था वो प्रश्न हम अगली क्लास में लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रश्न आया था आपको। और हम आज 1.1 का पहला प्रश्न, पहले का भी पहला देखेंगे जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा और तीसरा इसका ही भी है, पर मैं पहला आपको समझा दूंगा तो जिससे आपका दूसरा और तीसरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आए तो मुझे कह देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अपने ये है पहला है कि प्रश्नमाला, ये प्रश्नमाला लिख लिया, प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला 1.1 का प्रश्न संख्या 1 है कि क्वेश्चन 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। ये आपके प्रश्न आ जाए समापवर्तक तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। ये मेरे बोर्ड में आ नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं एचसीएफ। और इंग्लिश की इसकी फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और इंग्लिश में इसको कहते हैं एचसीएफ, ठीक है। और हम इसको जनरली भाषा में मसब कहते हैं। क्या कहते हैं? मसब, ठीक है। अब इसको हमको मसब याद करना है, यानी एचसीएफ याद करना किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या कहती है? किसी समस्या का हल करना है चरणबद्ध तरीके से, तो हम इसका हल करेंगे चरणबद्ध तरीके से, ठीक है। हम पहला प्रश्न लेंगे 135 और 225 का, हमें एचसीएफ याद करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमने किया, ये 2 साइड ली, एक तो रफ कार्य लिया है और एक ये मेन कार्य, ठीक है। रफ कार्य को आप समझने के लिए ले दीजिए, उसको हमारे बोर्ड में ये थोड़ा ऑप्शन नहीं था भाग वाला, और ये थोड़ा छोटा है इसलिए हमने ये इस साइड वाला, मैं आपको बता दूँ, ये वाला ये रफ कार्य है, आपको नहीं करना है। थोड़ा इसमें वो लिखा सब सही है, ये थोड़े वो लाइनें हैं थोड़ी तिरछी मेढ़ी हो गई, तो हमने इसको पहले भाग विधि से किया होगा। आपने भाग विधि बहुत सीखी होगी, और जिसने नहीं सीखी है उसको मैं सिखा देता हूँ कि पहले हमें क्या करना है। जो 2 संख्या दी जाएगी, जैसे हमारे यहाँ 135 और 225 मिली है, तो इनमें से हमें बड़ी संख्या क्या मिली? 225 मिली है। कोई भी 2 संख्या दी जाएगी, पहली बात तो है कि दोनों प्लस की होगी, माइनस की तो कतई नहीं होगी। फिर जो प्लस की होगी उसमें एक तो बड़ी होगी, एक छोटी होगी। जो बड़ी होगी उसे हमें ए मानना है, और जो छोटी होगी उसे बी मानना है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब हमने ए मान लिया, ए को क्या अंदर ले लेना है, तो हमने यहाँ ले लिया अंदर 225 और भाग दे दिया 135 से। 225 में 135 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 बार गया तो 135 में पीछे क्या रहेगा? 90। अब 90, अब अगले स्थिति में क्या होता है पता है? जिनको आ रहा है उनको तो सब समझ आ रहेगा, सर ऐसे बढ़ा रहे हैं, पर जिनको नहीं आ रहा उनको मैं बता दूं कि जो पहली में यहाँ ये ए हो गया, ए क्या हो गया? 225। फिर ये क्या हुआ? जो पहली में ये ए है 225, यहाँ 225 यहाँ क्या है? ए है। और 135 क्या है? बी है। और ये जो 1 मिला है ना हमें क्यू, मैंने पहले बताया था जो भागफल मिलता है उसको गणितीय भाषा में इस पाठ में क्या बताया है? क्यू बताया है। और जो शेषफल 90 बचा उसको हमने क्या कहा है? आर कहा है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसमें शर्त ये होती है कि पहले चरण में हो गया, दूसरे चरण में जो पहले चरण में बी था वो अगले चरण में ए हो जाएगा। तो हमारे सोचो पहले चरण में ए क्या था, तो हमें पहले चरण में ए मिला था 135, तो अगले चरण में बी मिला था 135, तो अगले चरण में ए क्या हो जाएगा? 135, तो हमने यह ले लिया 135। और जो पिछले चरण में हमें आर मिला था वो अगले चरण में बी हो जाएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसको आगे देखो, आगे 135 मिल गया, 90 मिल गया। और 90 में 135 में 90 का भाग देंगे हमें कितना मिलेगा? तो हमें मिल जाएगा 1। पीछे शेषफल 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 45। कितना? 45। तो 45 मिल गया, तो 45 मिल गया। अब मैंने क्या बताया था? जो पिछले में बी है वो अगले में ए, जो पिछले में आर है वो अगले में बी। तो पिछले में हमें क्या मिला था? बी 90,
पिछले में बी 90 ही तो था, अगले में कर लो ए 90, तो ये कर लिया 90। फिर पिछले में हमें आर क्या मिला था 45, तो अगले में बी 45, ठीक है। अब 90 में 45 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, गया 2 बार, पीछे कितना रहा 90 का गया भाग, पीछे कुछ नहीं रहा। तो जिस चरण में जिसमें हमारा शेषफल 0 हो जाए उसका आर होता है, सॉरी जिसका भी बी होता है वही बी हमारा क्या होता है, एससीएफ होता है। तो अब जल्दी से नीचे चैट सेक्शन चल रहा है लाइव, उसके अंदर बताओ कि बी क्या मिला 45, तो हमें एससीएफ कितना मिला 45 मिला। अब ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से, ये मैंने रफ तरीके से आपको सब समझा दिया। ये नोट रफ कॉपी में करो तब ये कर लेना, रफ फेयर में ये मत करना, बिल्कुल मत करना, मार्क्स कर देंगे सर, ठीक है। अब हमने क्या माना, पहले हमने माना कि माना ए बराबर 225 और बी बराबर 235। क्यों माना, क्योंकि मैंने यहाँ कोष्टक में लिख लिया है कि ए से हमेशा बी क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा है तो बड़ा को ए मानो और छोटे को बी मानो। अब लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एल्गोरिथम से, ये मत करना और ये का ये अपने नोटबुक में कर लेना, कोई नंबर ना कटेगा आपका, ठीक है। तो चरण एक में हमने क्या कहा, यहाँ इसको एक साइड में रखना, ये आपकी बहुत मदद करेगा। चरण ए में हमने ए क्या माना था 225, ये रहा एक 225, तो ये लो 225। बी क्या माना था 135, ये लो 35। वो अब जो सोच रहे होंगे ये सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए के बराबर, तो ए 225 हमारा ए है, तो 225 उसके बराबर में बी क्या है 135, तो 135। फिर क्यू इसके गुणे में हो रहा है, तो गुणे में 1 और प्लस में 90 प्लस आर है, आर क्या है शेषफल है, और पहले में हमारा शेषफल क्या रहा था 90 रहा था। तो हमारा चरण 1 कंप्लीट हुआ। चरण 2 क्या कहता है, चरण 2 कहता है वही है सूत्र, तो हमारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही सूत्र है। अब ए बराबर क्या हुआ, यहाँ 135 है, तो ये लो एक बराबर 135, और बी बराबर 90, तो ये लो बी बराबर 90। गुणे करना है क्यू हमारे पास 1, तो ये लो गुणे क्यू 1, और शेषफल कितना 45, तो ये लो 45। ये हो गया हमारा चरण 2 कंप्लीट। चरण 2 समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट में नीचे लिखो क्लियर सर, जल्दी से लिखो। फिर हमारा चरण हम 3 देखते हैं। चरण 3 क्या कहता है, चरण 3 में हमारे ए कितना है 90 है, लिखो ए 90। बी क्या है 45 45। फिर क्यू 2 से गुणा करना है, तो ये लोग गुणा 2, और प्लस में शेषफल करना है यानी आर करना है। हमारे पास आर तो 0 है, तो ये लिखो 0 कर लिया हमने। अब हमने क्या कहा था कि यहाँ हमने नीचे लिख भी लिया कि बी बराबर एससीएफ होता है। कौन से चरण में, आखिरी चरण में बी बराबर एससीएफ होता है। ये गांठ बांध के रख लो, जो आप भाग विधि करोगे उसके अंदर जो आखिरी चरण आएगा, उसके अंदर आखिरी चरण के अंदर जो आखिरी चरण का मतलब समझ गए हो, जहाँ आर बराबर 0 हो जाए, तो आर बराबर 0 हो गया, वहाँ पर जो बी होगा वही हमारा एससीएफ होगा। तो हमारे यहाँ बी क्या है 45, तो इसलिए एससीएफ बराबर 45। तो अभी तक आपको समझ आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एक अच्छा सा नीचे कमेंट कर दे, और इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आप नीचे चैट सेक्शन में बताओ कि हम अब आगे पढ़े या नहीं पढ़े। अब आगे हमें क्या पढ़ने वाला है, आगे हम पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। ये इतना लंबा लंबा नाम सुन के आप सोचोगे ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये मसप और लसप है। मैं सब ये महा जो आप देखते हो। अब चलिए बात आगे पढ़ ही लेते हैं, ये मसब को क्लियर कर लेते हैं। ये मसब देखा होगा, तो मसब क्या होता है, ये म का अर्थ होता है महत्तम, स का होता है समाप और समा, और इसका प का अर्थ होता है वर्तक। ये देखो महत्तम, ये यहाँ
महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ दोनों आज इसी क्लास में अब सारा क्लियर करके जाएंगे और कल आते ही थोड़ा रिवाइज कर लेंगे और हमारे एग्ज़ाम तक हमारा क्लियर। अब आगे हम इसके प्रश्न भी लाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा के रखें, जिससे कि हमारी जो न्यू सेशन यानी रात को 8 बजे लाइव आते हैं वो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। और जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो हम लाइव आकर पढ़ाएंगे। अभी तो हम प्रीमियम कर रहे हैं, उस समय एकदम लाइव आएंगे, यानी आपके कमेंट पढ़ेंगे, आपका कोई डाउट होगा तो उसको लाइव सॉल्यूशन देंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या है? तो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्या है कि दो संख्या ए और बी के लिए होता है एलसीएम। अब ए और बी क्या है? तो ए और बी कोई भी संख्या है, दो है, दो संख्याएं हैं ए और बी, कुछ भी है, कोई भी संख्याएं हैं, नंबर है, अचर पद है, तो वो क्या है? वो ये है कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ। यहाँ तक आप नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको समझा दूँ कि इसमें इतना कुछ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसमें यह है कि जो दो संख्याएं हैं, हमने जैसे दो नंबर लिए कोई भी, तो ए और बी को जब गुणा करोगे कोई भी संख्या है तो उनका जो एचसीएफ आएगा, मसप, तो वो उसको एचसीएफ कह दो, एचसीएफ गुणे एलसीएम करना पड़ेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुणा करोगे तो हमें वो दोनों संख्याएं, जब उन दो संख्याओं का जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उन दो संख्याओं को गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो तो हमें जो संख्या मिलेगी वो एकदम समान मिलेगी। ये कहता है एलसीएम और एचसीएफ हमारी बुक्स में। तो ये देखो यहाँ दो संख्याओं के लिए है ए गुणे बी, हमने पहले बता दिया ए और बी क्या है, दो संख्या हैं, तो ए और बी संख्या है। अब उनके बराबर क्या है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, किसका? उन ए और बी, जो हमने ए और बी संख्या जिनको गुना किया है उनके ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों को गुना करेंगे तब हमारा बराबर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे, हम अगले सेशन में इसके रिलेटेड प्रश्न लेंगे, ठीक है। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल समझ गए होंगे, ए और बी दोनों को गुणा करना है और सामने एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना करो, ये बराबर होगा। और इससे रिलेटेड यह नहीं आएगा, इससे रिलेटेड दो मैंने स्टार लगा के बताया, यह महत्वपूर्ण है कि जब हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो हमें प्रश्न में दे देगा कि ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम ये है और इनका आप निकालिए एचसीएफ निकालना है आपको, ठीक है। या फिर ऐसे दे देगा कि एलसीएम एक संख्या ए दे देगा, हमें ए दे देगा, हमें एलसीएम दे देगा, हमें एचसीएफ दे देगा, हमें क्या निकालना होगा? हमें वो बी निकालना होगा, दूसरा नंबर, वो सभी इससे निकलेगा, ठीक है। तो अब एचसीएफ बराबर क्या हुआ? एचसीएफ किसका? ए और बी का, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर क्या है कि ए गुणे बी करना है, उसके अंदर भाग देना है एलसीएम का, ए गुणे बी बट्टे में एलसीएम का भाग। वो एलसीएम किसका होगा? मतलब एलसीएम तो है लघुत्तम समापवर्तक, वो लघुत्तम समापवर्तक यानी लसब किसका है? वो है ए और बी का, जिनको हमने ऊपर गुना किया है उनका लसब लेना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा? एचसीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरे एलसीएम का क्या विधि है? अब हमने एचसीएफ तो निकाल दिया, हमें एलसीएम भी निकालना पड़े, तो एलसीएम बराबर उन दो संख्याओं को गुना करना है ए और बी को, फिर हमें उसका एचसीएफ से भाग दे देना है। एचसीएफ किसका? ए और बी का, ठीक है। ए और बी का एचसीएफ है, उससे भाग देना है। अब ये इतना सिंपल है और थोड़ा सा कल रिवाइज भी कर लेंगे। तो आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसमें हमने पढ़ा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमने पढ़ा। जिसमें क्या है कि शेषफल है जो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है, और शेषफल से भाजक बड़ा होगा।
ये हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ा LCM और HCF कैसे निकालते हैं, इतना हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, अगली क्लास में हम देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, और इसके जो भी PDF है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है RP स्टडी YT, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये नाम है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम हमने चैनल नहीं बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, जिससे कि आप सभी अपनी बातें टेलीग्राम ग्रुप पर रख सकते हो कि हमारी ये बातें हैं, हमारा ये डाउट है, डाउट का फ़ोटो भी खींच के भेज सकते हो। और आलतू फालतू के कमेंट वहाँ पर मत किया करो, जिससे जो बच्चे पढ़ाई पे कर रहे हैं तो उनके डिस्टर्ब होता है। और अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो और बताओ कि हमारा चैनल एक ऐसा है जो हमारा टर्म 2 यानी वार्षिक परीक्षा में गणित की पूरी तैयारी कराएगा। अब इसके बाद हम ये पाठ के अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, फिर परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे इसके प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3, 1.4, और उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और एक आपका टेस्ट लेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ज़रूर आना है। और थैंक्स फॉर वॉच दिस सेशन।